अब हम देखेंगे पाथ टू मॉडर्नाइजेशन के जापान के फाइनल फेज को, दैट इज जापान आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड ड्रॉपिंग ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। पर्ल हार्बर पे जब जापान ने अटैक किया उसके बाद यूएसए ने वर्ल्ड वॉर ख़त्म करने के लिए एक बहाने के लिए उसने जापान के 2 सिटीज़ दैट इज़ हिरोशिमा एंड नागासाकी उस पे न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड कर दिया इन्होंने। क्वेश्चन होगा यहाँ पे, हाउ डिड जापान री एमर्ज एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर आफ्टर dropping of atomic bomb on cities of Hiroshima and Nagasaki at the end of Second World War। इतना ruin होने के बाद भी, इतना बर्बाद होने के बाद जापान कैसे एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के रूप में उभर के आया, ये क्वेश्चन है। जापान वॉज डिफीटेड बाय एलाइड फोर्सेज। एलाइड फोर्सेज कौन कौन सी थी? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और यूएसएसआर, ये एलाइड पावर थे। एक्सिस पावर थे जर्मनी, जापान और इटली। Now, next point will be Japan was demilitarized by US-led occupation in 1945 to 47। जब यूएसए ने जापान पर अटैक किया तो उनको अपना अंडर में उनका प्रोटेक्ट, एक तरह से उनको डीमिलिटराइज कर दिया गया। देन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड विद नो वॉर क्लॉज, दैट इज आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 जो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन का था उसमें ये क्लॉज डाल दिया गया, नो वॉर। देन एग्रेरियन रिफॉर्म्स वर कंडक्टेड। Then re-establishment of trade union were done, dismantling of big business houses, then political parties were revived and post-war election were held in 1946 where women also voted for the first time। तो पुराने जितने भी फिलोसफर थे जिन्होंने आइडिया ये सब दिए थे विमेन पार्टिसिपेशन वगैरह का, वो 20th सेंचुरी में आके पूरा हो रहा था जापान के पॉलिटिकल सिस्टम में। देन पोस्ट वॉर मिरेकल वॉज रीबिल्डिंग ऑफ इकोनॉमी। ये एक तरह से जादू की तरह था कि वॉर होने के बाद या किस तरह से जापान को डेवलप किया गया। इसमें 3 पॉइंट्स आएंगे। यूएस सपोर्टेड जापान एंड देन डिमांड वॉज क्रिएटेड बाय कोरियन एंड वियतनामीज वॉर। देन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डेमोक्रेटाइज्ड and then political participation was broadened through intellectual engagement। 1964 आते आते जापान ने ओलंपिक होल्ड कर लिया, टोक्यो में ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज किया। 1964 में बुलेट ट्रेन इन्होंने चलाई, दे विच स्टार्टेड विद 200 माइल पर आवर की स्पीड से। देन दे यूज्ड टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस चीपर एंड बेटर गुड्स। Growth of civil society in 1960s to fight industrial pollution due to mercury and cadmium। तो दो इनको काउंटर करने के लिए, मर्करी और कैडमियम को काउंटर करने के लिए एनवायरनमेंट का काफ़ी डिस्कशन हुआ एनवायरनमेंट पे, और सिविल सोसाइटी जो थे उन्होंने 1960 में इस कॉज के लिए फाइट भी किया। मिड 1980s आते आते द एनवायरमेंट इशू के ऊपर बात कम होने लगी जापान में। देयर वाज अ डिक्लाइन इन एनवायरमेंटल इशू एंड इट फेसेस चैलेंज ऑफ यूजिंग इट्स पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज टू मेंटेन लीडिंग पोजीशन एज वर्ल्ड पावर। तो इसमें जापान ने 1980s तक आते आते वर्ल्ड पावर के रूप में इन्होंने पोजीशन लिया अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये भी देखा गया कि लोगों ने एनवायरमेंटल इश्यूज पे बात करना थोड़ा कम कर दिया था। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द फर्स्ट केस स्टडी दैट इज जापानीज। इसके बाद हम आगे चलेंगे 4th सेगमेंट की तरफ जिसमें हम चाइना के बारे में डिस्कस करेंगे। So now children, in 4th segment we will be talking about China's modern history and the challenges that China faced during this making of its modern history। पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट चैलेंजेस वर फेस्ड बाय चाइना इन 19th सेंचुरी, अगेन दैट इज इन द पीरियड ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। जापान की तरह चाइना के साथ ऐसा नहीं था कि इट वाज एन इंपीरियल पावर और इट वाज अ वेरी लीडिंग इकोनॉमी। इसको कॉलोनियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी वेस्टर्न कंट्रीज के हाथ में। सो द 3 challenges that it actually faced was to regain sovereignty, colonial power से बाहर आने का, end foreign occupation and bring equality and development। कॉलोनियल पावर से बाहर आके उसके बाद किस तरह से डेवलपमेंट के पाथ पे चलना और किस तरह से इक्वालिटी मेंटेन करना। तो ये 3 चैलेंजेस इनके पास थे। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, मेंशन द डिफरेंट व्यूज टू ओवरकम दीज चैलेंजेस, यानी क्या चैलेंजेस थे और उनको ओवरकम करने के लिए या दूर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए। अगेन इसको भी हम 3 फेज में देखेंगे। सबसे पहला
किंग डायनेस्टी का फेज था, दूसरा रिपब्लिकन रेवोल्यूशनरीज का सुन यat सेन का फेज था, और तीसरा माओ जेतोंग का कम्युनिस्ट पार्टी का फेज था. सो द आंसर विल बी द फर्स्ट view to overcome the challenges was the early reformers view, that is Kang Yuwai and Liang Qichao, who used traditional ideas against the West. और ये कब हुआ था? किंग डायनेस्टी के टाइम में. देन सेकेंड वॉज रिपब्लिकन रेवोल्यूशनरीज अंडर सुन यात सेन, who was the first president of Republic of China, and he was inspired by the ideas from Japan and West. थर्ड जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, दैट इज सीसीपी, हु वांटेड टू एंड एज ओल्ड इनइक्वालिटीज एंड ड्राइव आउट फॉरेनर्स, जिसमें माओ जेडोंग का नाम आता है. Then we will to understand all these problems we have to understand the first encounter of China with West in 16th and 17th century. कलोनियल पावर के अंडर आने से पहले पहला जो इंटरेक्शन था यूरोपियंस का वो कैसे था. सो द क्वेश्चन विल बी trace the first encounter of China with West in 16th and 17th century. Jesuits missionaries introduced Western sciences such as astronomy and mathematics in China. Jesuits missionaries यानी जो वो मिशनरीज या वो प्रीस्ट्स जो एक जगह से दूसरी जगह अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए जाते थे, जिनको जेसुइट्स कहा जाता था, उन्होंने वेस्टर्न साइंस जैसे एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स चाइना आके वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया. इट गैदर्ड मोमेंटम इन द 19th century व्हेन ब्रिटिश यूज्ड फोर्स टू एक्सपैंड ट्रेड इन ओपियम, लीडिंग टू ओपियम वॉर बिटवीन 1839 to 42. जब ब्रिटिशर्स ने अपना कलोनियल पावर उनके ऊपर एस्टैब्लिश किया चाइनीज़ के ऊपर, और उनको फोर्स किया ओपियम उगाने के लिए, ओपियम और ओपियम को सप्लाई करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो इसका रिजल्ट हुआ ओपियम वॉर विच वॉज बिटवीन 1839 to 1842. दिस अंडरमाइंड द रूलिंग किंग डायनेस्टी एंड लेड टू डिमांड फॉर रिफॉर्म एंड चेंज. किंग डायनेस्टी जो वीक हो चुकी थी वो इसको काउंटर नहीं कर पाई या उसको फेस नहीं कर पाई, इसलिए लोगों के बीच में ये धारणा बन गई, पीपल स्टार्टेड बिलीविंग दैट दे नाउ नीड रिफॉर्म एंड चेंज फ्रॉम द वीक किंग डायनेस्टी. And here king would be spelled as QING. Now the question here is, what challenges were faced by Qing dynasty in reforming China? Or question can come as steps, mention the steps taken by Qing dynasty to bring reform in China. ऐसा नहीं था Qing dynasty ने उसको reform लाने के लिए कोशिश नहीं करी थी. So let us see what steps did Qing dynasty actually take in the 19th century. First was to build modern administrative system. King reformers like Kang Yuwai and Liang Qichao, जिनका mention अभी हमने किया था, they realized the need to strengthen the system and initiated policies to build new administrative system, army and educational system, local assemblies, constitutional government, and protect China from colonization. So Qing dynasty was making its effort फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, आर्मी, एजुकेशन, लोकल असेंबली को मजबूत करना, देन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना, और फाइनली चाइना को कलोनियल रूल से प्रोटेक्ट करना. जो यूरोपियंस आके वहाँ पे कब्जा जमा के कलोनियल मास्टर्स की तरह बैठ के थे, उनसे चाइना को प्रोटेक्ट करना. देन दे रियलाइज्ड and took example of Poland and India in 1890s, and in 1903 Liang Qichao believed in making China a nation to resist West. उस समय as we all know पोलैंड और इंडिया जैसे जो देश थे वो कलोनियल रूल के अंडर थे, एक्सप्लॉयट हो रहे थे, सफ़र कर रहे थे. तो चाइनीज़ जो लीडर्स थे उस समय के, उन्होंने ये एग्जाम्पल लिया, एंड 1890s और 1903 में लियांग किचाओ नाम के लीडर ने चाइना को एफर्ट किया कि इट शुड बिकम अ नेशन टू रेजिस्ट वेस्ट. Then Liang Qichao criticized India to be subservient to the British, as I said, which appealed to Chinese masses. Then the third reform that they tried to introduce was, or the third step they tried to take for reformation in China was that many felt traditional way of thinking was to be changed. For example, Confucianism. Confucianism क्या था? Teaching of Confucius. Political thinker थे Confucius. फिलोसोफर थे, 505 से लेके 479 BC में हुए थे. उनके जो थॉट प्रोसेस को कन्फ्यूशियनिज्म कहा जाता था, उसको लोगों ने चैलेंज किया कि ये बहुत ओल्ड हो गया है, एंड न्यू आइडिया हैड टू बी
adopted. Then the fourth step was students were sent to study in Japan, Britain and France and bring back new ideas in 1890s. जैसे जापान में ये स्टेप ले रहे थे उसी तरह इन्होंने चाइना में स्टेप लिया कि बच्चों को भेजा जाए वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वहाँ के जो नए रिफॉर्मेशंस हैं या मॉडर्निटी है या नए डेवलपमेंट्स हैं उसको सीख के आए. मैनी बिकेम लीडिंग रिपब्लिकन्स, वो लोग उनमें से जो बच्चे सीख के आए थे वो बड़े होके रिपब्लिकन्स बने. दे बोरोड कॉन्सेप्ट्स लाइक जस्टिस, राइट्स एंड रेवोल्यूशन फ्रॉम जापानीज ट्रांसलेशन. Then the fifth step was 1905, after Russo-Japanese War, fought for Chinese territory over Chinese soil. Chinese examination for ruling elite entry was abolished as it did not carry science and technology but only classical Chinese learning which was not relevant for modern world. Education system में ये change लाया गया कि ज़्यादा जो जोर था वो साइंस और टेक्नोलॉजी पे दिया जाने का. इस वजह से जो इनके एलिट एग्ज़ाम के जो एंट्रेंस टेस्ट थे उसको एबॉलिश किया गया क्योंकि उसमें सिर्फ क्लासिकल लर्निंग पढ़ाई जाती थी. और इससे रियलाइज़ किया जा रहा था वहाँ उस समय के लीडर्स के द्वारा कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है चाइनीज़ डेवलपमेंट प्रोसेस में. तो ये था फर्स्ट फेज़. जो 3 फेजेस हमने पढ़े थे कि 3 टाइप्स ऑफ थॉट प्रोसेस था जो रिफॉर्म कर था जब हमने क्वेश्चन किया था व्हेन वी स्टार्टेड स्टडिंग चाइना अबाउट द डिफरेंट व्यूज़. तो ये पहला व्यू था किंग डायनेस्टी का. सेकेंड व्यू हम आते हैं रिपब्लिकन्स का एंड वी विल स्टडी अबाउट एस्टैब्लिशिंग द रिपब्लिकन. यहाँ क्वेश्चन आएगा व्हाट वर सुन यात सेन्स 3 प्रिंसिपल. ये आपका बैक क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी का. और इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हम जो लेंगे वो है हु वाज सुन यात सेन, हाउ वाज हिज 3 प्रिंसिपल became the political philosophy of Guomindang. Guomindang political party थी. What was Guomindang? What were the drawbacks and shortcomings of Guomindang? तो हम यहाँ पे मेनली जब हम इन चाइना के सेकेंड फेज के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो हम रिपब्लिकन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. उसके लीडिंग लीडर यानी सुन यात सेन या सन यात सेन आप कह सकते हैं, उसके बारे में उनके बारे में पढ़ेंगे. उनके 3 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे जो डेवलपमेंट ऑफ चाइना के लिए उन्होंने अडॉप्ट किया था. और उस 3 प्रिंसिपल को उस समय जो पार्टी थी गुमिंगडांग उसने कैसे अडॉप्ट किया था. तो दीज आर द क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेक्शन. सुन यात सेन इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना. उसका जो लाइफ स्पैन लाइफ का जो हिस्ट्री था 1866 टू 1925 था. ही केम फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली. ही स्टडीड इन मिशनरी स्कूल वेयर ही वॉज इंट्रोड्यूस टू कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड क्रिश्चियनिटी. बचपन से उसने डेमोक्रेसी और क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ा था और उसका थॉट प्रोसेस ब्रॉड था. हिज प्रोग्राम वॉज कॉल्ड 3 प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनलिज्म. उन्होंने जो अडॉप्ट किया था रिपब्लिकन चाइना के लिए, उन्होंने 3 प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिज्म चाइना के लिए किया था. और ये 3 प्रिंसिपल क्या थे? सबसे पहला था ओवरथ्रोइंग मंचू रूल हु वर सीन एज फॉरेन डायनेस्टी. सेकेंड क्या था? एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. और थर्ड सोशलिज्म टू रेगुलेट कैपिटल एंड इक्वलाइज लैंड होल्डिंग. तो पहला हो गया फॉरेन रूल जिसको मानते थे मंचू डायनेस्टी को, उसको ओवरथ्रो करना. दूसरा था पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करना यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लाना. और तीसरा था इनका सोशलिज्म को रेगुलेट करना और लैंड होल्डिंग को इक्वलाइज करना यानी इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना. ना फोर्थ में 1919 में अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर was done. British decision of not returning seized Chinese territory even when Chinese were an allied side during war. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चाइना को एलाइड फोर्सेस की तरफ से फोर्स किया गया था लड़ने के लिए, लेकिन वॉर ख़त्म होने के बाद भी ब्रिटिशर्स ने उनकी टेरिटरी वापस नहीं करी थी. इस वजह से प्रोटेस्ट चल रहा था चाइना में. एंड दिस प्रोटेस्ट बिकेम अ मूवमेंट एंड इट वाज कॉल्ड फॉर सेविंग चाइना थ्रू 3 things. One was modern science, second was democracy, and third was nationalism. For these reforms, like using simple language in writing, abolishing women foot binding practice, end women's subordination, equality in marriage, end poverty, all these things were advocated or they were popularized. So ये जो concepts थे reform के कि वेमेन का फुट बाइंडिंग का जो सिस्टम था, पैर एक ट्रेडिशन था पैर को छोटा करके रखने का वेमेन का, उसको हटाया गया. लकड़ी के जूते
लकड़ी के बहुत हार्ड जूते पहनाए जाते थे उनको, उसको हटाया गया, वो सिस्टम को हटाया गया। देन विमेन का जो सबॉर्डिनेशन था समाज में उसको ख़त्म किया गया। इक्वालिटी, मैरिज में इक्वालिटी उन्हें प्रोवाइड की गई, और सबसे ज़्यादा पॉवर्टी के अगेंस्ट भी इन्होंने काफ़ी काम किया। So these were the reforms right after the First World War. Then after the 4th May 1919 movement, Sun Yat-sen's ideas became the basis of political philosophy of Kuomintang. ये सारा कुछ जब हो रहा था सुन यात सेन के लीडरशिप में, तो उस समय की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनका जो पॉलिटिकल फिलोसफी बन गया सुन यात सेन का ये 3 प्रिंसिपल। Kuomintang was the National People's Party just after Republican Revolution. 4 great needs were advocated by Kuomintang party. First was clothing, second was food, third was housing and fourth was transportation. अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि जितनी भी चीज़ें हैं ये कहाँ लिमिटेड थी, अर्बन एरियाज़ में लिमिटेड थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे कि किस तरह कुओमिंटांग को फेलियर्स का सामना करना पड़ा because of its principles. So these 4 great needs which was advocated by Kuomintang was, let us repeat, clothing, food, housing and transportation. कुओमिंटांग के लीडर का नाम था चियांग काई शेक। अगेन उनका जो पीरियड था 1887 से लेकर 1975 का था। और वाई चियांग काई शेक? बिकॉज इन 1925 सुन यात सेन हैड डाइड। सो कुओमिंटांग का जो रिपब्लिकन पार्टी के जो लीडर अब बने वो थे चियांग काई शेक। what all steps did he take? He launched military campaign to control warlords. He tried to eliminate the communist. He advocated Confucianism. जो Confucianism को रिफॉर्म के लिए हटाया गया था उसको वापस इन्होंने रिवाइव किया. And he also talked about secularism. Then he also sought to militarize nation. मिलिट्री को पावरफुल बनाने का काम किया इन्होंने. एंड 4 वर्च्यूज ऑफ विमेन, जो रिफॉर्मेशन विमेन का आया था उसको वापस ही वेंट बैक टू एस्टैब्लिश 4 वर्च्यूज ऑफ विमेन. क्या था? चेस्टिटी, अपीयरेंस, स्पीच एंड वर्क एंड कन्फाइनमेंट टू हाउस होल्ड वर्क. देन लेंथ ऑफ ड्रेस वॉज ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड. ये सारी चीज़ें जो रिफॉर्मेशन ऑफ विमेन का सुन यात सेन के टाइम में डिस्कस हुआ था या कोशिश की गई थी उसको इस्टेब्लिश करने की, विमेन इक्वालिटी की या विमेन फुट बाइंडिंग को नकारने की, इन सब चीज़ों को वापस से रिवाइव कर दिया गया. और विमेन का यहाँ तक कि ड्रेस के साइज़ को भी ये लोग डिसाइड करने लगे. ये सारी चीज़ें जो थी वो डिस्टर्ब करती थी ओवरऑल सोसाइटी को. सो वी विल सी the reason for failure of Kuomintang and shortcomings of Chiang Kai-shek's policies. So, shortcomings of Chiang Kai-shek and his Kuomintang. One by one we will study here. Only urban base, as I told you before, only urban base was followed, very narrow social base. यानी उनके जितने भी आइडियाज़ थे वो सिर्फ सिटीज़ में फैल रहे थे, गांव वालों को कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में. Very small number of employment in modern industry. इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने के बाद भी मॉडर्न इंडस्ट्री में काफ़ी कम एम्प्लॉयमेंट थी, बेरोज़गार बहुत बढ़ गया था, बेरोज़गारी बढ़ गई थी. विमेन वर्कर्स अर्नड वेरी लो वेजेस. विमेन के साथ इक्वालिटी का जो सिस्टम शुरू किया गया था वो ख़त्म हो गया, उनको लो वेजेस पे रखा जाने लगा फैक्ट्री में. वर्किंग आवर वर वेरी लॉन्ग. देन कंडीशन ऑफ वर्क वॉज वेरी बैड एंड पोलिटिकल विजन हैड ऑल्सो बिकम वेरी लिमिटेड. So, Sun Yat-sen's program of equalizing land and regulating capital was never carried out. Chiang Kai-shek डिफर करता था सुन यात सेन के प्रिंसिपल से, इसलिए उनके इंट्रोड्यूस किए गए जो प्रोग्राम थे, लैंड इक्वलाइजिंग ऑफ लैंड एंड रेगुलेटिंग कैपिटल, ये सब बिल्कुल कभी भी इंट्रोड्यूस किया ही नहीं गया. इस वजह से लोगों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा. पार्टी इग्नोर्ड पेजेंट्री. ये सबसे बड़ा रीज़न था कुओमिंटांग के फेलियर का कि वो अर्बन सेक्टर तक लिमिटेड थे और पेजेंट्री को बिल्कुल सीरियस से नकार दिया गया, उसको इग्नोर कर दिया गया, विच लेटर बिकेम अ रीज़न फॉर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो माओ जेडोंग के अंडर था, टू टेक ओवर पावर इन 1949. और उसके बाद इन सब कारणों की वजह से देयर वाज अ राइज इन सोशल इनइक्वालिटी एंड टू कंट्रोल दैट मिलिट्री ऑर्डर वाज इम्पोज्ड बाय चियांग काई शेक. Now finally, as individualism increased, new thinking was brought about through social and cultural change, which was helped by spread of schools and university in China. Journalism flourished by people like Zhao Taofen. Ideas of Gandhi and Turkey's modernist leader Kemal Ataturk were introduced in these journals.
अभी धीरे धीरे, क्योंकि लोगों के बीच में अपराइजिंग धीरे धीरे हो रही थी, लोगों के बीच में रियलाइजेशन हो रही थी, इसलिए उस समय के जो जर्नलिस्ट थे, ताओफेन के जैसे, उन्होंने गांधी के आइडियाज़ को, टर्की के रूलर कमाल अतातुर्क के आइडियाज़, मॉडर्न आइडियाज़ को काफ़ी स्प्रेड किया चाइना में अपने जर्नल्स में लिख लिख के। यहाँ तक हो गया हमारा सेकंड पार्ट ऑफ रिफॉर्म, व्यू ऑफ रिफॉर्म। थर्ड हम आते हैं राइज ऑफ कम्युनिज्म में, विच और जो गुमिंगटांग का जो फेलियर है उसकी वजह से हम देखेंगे कि चाइना में किस तरह से कम्युनिज्म का राइज हुआ। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वर द मेन रीजंस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, यानी रीजन क्या थे। तो सबसे बड़ा रीजन का क्या था, फेलियर ऑफ गुमिंगटांग। 1937 जापानीज इन्वेडेड चाइना एंड गुमिंगटांग पार्टी रिट्रीटेड एंड चाइना वाज वीकेंड। गुमिंगटांग फेस नहीं कर पाई 1937 में जापानीज जो इन्वेजन था, और वो पीछे हट गई। प्राइसेस रोज टू 30% बिटवीन 1945 टू 1949। लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल वाज डिस्ट्रॉयड एंड देयर वाज अ सिवियर क्राइसिस इन रूरल एरियाज, रूरल एरिया ऑफ चाइना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई 1937 के वॉर के बाद, या जापानीज इन्वेजन के बाद। प्राइस जो था वो 30% ऊंचा हो गया था 45 से 49 के बीच में। लोगों की ज़िंदगियां बहुत बर्बाद हो चुकी थी, और जो गांव थे चाइना के, वहाँ पे काफ़ी क्राइसिस थे। और ये किस तरह के क्राइसिस थे रूरल चाइना में? पहला था इकोलॉजिकल, सॉयल एग्जॉशन हो रहा था क्योंकि खेती ठीक से हो नहीं पा रही थी, और दूसरा था सोशियो इकोनॉमिक, विच वॉज कॉज्ड बाई एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सिस्टम, इनडेटनेस, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी एंड पुअर कम्युनिकेशन। गांव में प्रॉपर लोगों को समझ ही नहीं आती थी कि कौन सी पॉलिसीज अर्बन एरियाज में इंट्रोड्यूस हुई हैं, किसी भी जो भी गवर्नमेंट आती थी, तो कम्युनिकेशन बहुत पुअर था। जो भी फायदे की चीज़ थी वो लोगों तक पहुंचती नहीं थी। उनकी जो खेती करने की जितनी भी टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी बैकवर्ड थी, काफ़ी पुअर थी, प्रिमिटिव थी। इस वजह से प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो कर्जा बढ़ रहा था उनका। और ये सब कारण किस वजह से हो रहा था? जो उनका लैंड सिस्टम था वो काफ़ी एक्सप्लॉयट करने वाला था, काफ़ी बैकवर्ड था। और इन सब कारणों से जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो माओ जेतोंग के लीडरशिप में था, उसको मौका मिल गया एज इम्पॉर्टेंट पार्टी राइज करने का चाइना में, लोगों के का सिंपैथी इकट्ठा करके, खास करके रूरल एरिया के लोगों के का सिंपैथी। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि कम्युनिज्म जो वर्ड था, जो कम्युनिज्म एज अ पॉलिटिकल सिस्टम था, वो कहाँ राइज हुआ और चाइना कैसे पहुंचा। तो द क्वेश्चन विल बी, हाउ वाज द कम्युनिज्म ऑफ सोवियत यूनियन डिफरेंट फ्रॉम आइडिया ऑफ कम्युनिज्म ऑफ चाइनाज माओ जेतोंग। तो चाइना में पहुंचा ज़रूर, लेकिन वो डिफरेंट था सोवियत यूनियन के या यूएसएसआर के कम्युनिस्ट सिस्टम से, बिल्कुल डिफरेंट था। कैसे? लेट्स सी one by one. After Russian Revolution in 1917, leaders like Lenin and Trotsky influenced world. They set up Comintern or Third International in 1918 to bring about a world government to end exploitation. लेनिन का, व्लादिमीर इलिच लेनिन और ट्रॉट्स्की जो थे, दो लीडर, बहुत फेमस लीडर थे रशिया के। ज़ार को हटा के लेनिन ने एस्टैब्लिश किया था यूएसएसआर रशियन रेवोल्यूशन के बाद 1917 में, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कम्युनिस्ट सिस्टम। और उनका आइडिया ये था कि टू ब्रिंग अबाउट अ वर्ल्ड गवर्नमेंट टू एंड एक्सप्लॉयटेशन, यानी कम्युनिज्म को पूरे वर्ल्ड में फैला देना है और एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म कर देना है। सोवियत यूनियन सपोर्टेड कम्युनिस्ट पार्टीज बट वर्कड विद मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग क्लास रेवोल्यूशन ओनली। तो जो रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हुआ था, उसका जो बेसिस था या उसका जो प्रिंसिपल था, वो मार्क्स, जो जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स था, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे था। और उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी? टू रेवोल्यूशनाइज द वर्किंग क्लास, विच मीन्स कि रशियन रेवोल्यूशन वॉज लिमिटेड ओनली टू द वर्किंग क्लास, जिनको प्रोलेटेरिएट कहा गया था। माओ जेडोंग came and established, emerged as a major leader of Communist Party of China in 1921, and his revolutionary program base was peasantry. एक स्टेप अहेड जाके माओ जेतोंग ने अपने कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन में पेजेंट्स को इंक्लूड किया। ये सबसे बड़ा डिफरेंस था कम्युनिज्म ऑफ सोवियत यूनियन और कम्युनिज्म ऑफ चाइना में। सो पेजेंट्री में क्या था? he based his revolutionary program on peasantry against Kuomintang, which was limited only to
urban areas, Kuomintang's policy. Then a strong peasant council through confiscation and redistribution of land was organized. जो लैंड सिस्टम नहीं ठीक हो पा रहा था इतनी सालों से, उसको माओ ने कोशिश की कि उसको सबको सारा लैंड सीज करके और फिर से ऑर्गेनाइजेशन बना के लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए लोगों के बीच में. स्ट्रेस ऑन नीड फॉर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट वॉज पुट एंड independent army was also put. Then awareness of women's problem was supported rural women association. यहाँ पे again रिफॉर्मेशन में इन्होंने जो सबसे बड़ा स्टेप इन्होंने भी लिया, जस्ट लाइक सुन यात सेन, टू रिफॉर्म द विमेन फोक. और इसमें एक स्टेप इन्होंने क्या किया आगे, ये रूरल विमेन की एसोसिएशंस बना दी, यानी विलेजेस में विमेन को काफ़ी एम्पावर किया. न्यू मैरिज लॉज वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर बिडिंग अरेंज मैरिज, सिंप्लीफाइंग डिवोर्स एक्सेट्रा. सब चीज़ों को सिंपल बना दिया गया. मैरिज का जो पूरा सिस्टम था, ओवरऑल सिस्टम था, उसको आसान बना दिया गया और डिवोर्स लेना भी अब आसान हो गया ताकि विमेन को कोई एक्सप्लॉयट ना कर पाए. एंड इस सबसे बड़ी क्वालिटी माओ ज़ेडोंग की या कम्युनिस्ट पार्टी की क्या थी, लोगों के, सिंपल पीपल के डे टू डे प्रॉब्लम्स में वो लोग अच्छे से उसको ऑब्जर्व करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे. सो दीज वर द स्टेप्स टेकन बाय Mao Zedong along with his party, Communist Party of China, to bring about reform in China. तो ये 3 स्टेप्स में हमने देखा. सबसे पहले किंग डायनेस्टी का रिफॉर्मेशन सिस्टम देखा, उसके बाद हमने सुन यात सेन का देखा. सुन यात सेन का जो रिपब्लिकन सिस्टम का जो डार्कर साइड था उसका हमने चियांग काई शेक का देखा, कुओमिंटांग पार्टी का देखा, और फाइनली हमने यहाँ पे माओ ज़ेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो 1921 में इस्टेब्लिश हुई थी उसके बारे में हमने पढ़ा, विच इंक्लूडेड पेजेंट्री एंड रिफॉर्मेशन फॉर स्पेशली फॉर द रूरल विमेन. इस बैकग्राउंड के बाद इस कम्युनिस्ट पार्टी के बैकग्राउंड के बाद हम देखेंगे 1949 से 1978 के बीच में चाइना में जितने भी डेवलपमेंट टास्क हुए थे अंडर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वो कौन कौन से थे. तो क्वेश्चन यहाँ पे होगा, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ चाइना फ्रॉम 1949 टू द रिफॉर्म्स ऑफ 1978. इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. फर्स्ट पार्ट था 1934 से 35 के बीच का लॉन्ग मार्च. And what was this? Long March of 1934-35 to Shaanxi, where establishment of CCP was done. Then second was 1949 to 1965, where new democracy was established. Then third phase of reform was 1965 to 1978, where conflicting ideas were taken up or they emerged between Mao and his opponents. Then finally in the fourth stage 1978 onwards reforms were done after Mao, क्योंकि माओ का जो फेज था वो 1974 आते आते तक ख़त्म हो चुका था और 1974-76 आप कह सकते हैं, और 1978 में फाइनली पोस्ट माओ रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस किए गए चाइना में डेवलपमेंट के लिए उनको इंट्रोड्यूस किया गया. तो ये 4 फेजेस का. अब इसको हम लोग डिटेल में करेंगे. पहला है लॉन्ग मार्च टू सांगशी, दैट इज 1934-35. कम्युनिस्ट वेंट ऑन अ लॉन्ग मार्च 6,000 डिफिकल्ट माइल्स टू सांगशी ड्यू टू ब्लॉकेड एंड formed new base in Yan'an. Communists developed their program to end warlordism, bring land reforms and fight foreign imperialism. This gave them support and strong social base, support by the people and strong social base. After war, communists established them and Kuomintang was defeated. तो ये सारा लॉन्ग मार्च ये जो था या प्रोटेस्ट था या वॉरलॉर्डिज्म ख़त्म करने का जो प्रोसेस था, ये सब किसके अगेंस्ट में था? कुओमिंटांग पार्टी के. सेकेंड फेज था एस्टैब्लिशिंग न्यू डेमोक्रेसी बिटवीन 1949 टू 1965, जिसमें पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वॉज एस्टैब्लिश इन 1949, इनको PRC कहा जाता था. इट वॉज बेस्ड ऑन न्यू डेमोक्रेसी एंड अलायंस ऑफ ऑल सोशल क्लासेस. सबको बराबरी के दर्जे पे लाने की कोशिश करी गई, सारे क्लासेस को. इकोनॉमी केम अंडर द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज एंड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड एंडेड टिल 1953. सब कुछ स्टेट ओन्ड हो गया या गवर्नमेंट ओन्ड हो गया, और प्राइवेट एंटरप्राइजेस का कॉन्सेप्ट तो वो जो था वो धीरे धीरे 1953 तक आते आते ख़त्म किया जाने लगा. 1958 में माओ ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड. इसको मूवमेंट के रूप में लॉन्च किया गया. किस कारण किस लिए?
इसका रीज़न था फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कंट्री एंड सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। दो तरीके से माओ वांटेड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन चाइना। पहला था ही वांटेड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ चाइना, और दूसरा था टू इंट्रोड्यूस सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी चाइना को पूरी तरह से सोशलिस्ट या फाइनली कम्युनिस्ट बना देना। तो ये दोनों चीज़ें उसने ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट के अंडर की। इसमें क्या क्या किया गया, स्टेप्स कौन कौन से लिए गए माओ के द्वारा? पीपल वर आस्क्ड टू सेट अप स्टील फर्नेस इन देयर बैकयार्ड। उसको जल्दी जल्दी उसको लगता था कि हर घर में पीछे घर के बैकयार्ड में अगर एक फर्नेस लग जाए स्टील का तो आयरन बनाया जा सकता है, जल्दी जल्दी सारा काम होगा। इन विलेजेस पीपल्स कम्यून्स वर स्टार्टेड। कम्यून्स क्या थे? कलेक्टिव ओनरशिप एंड कल्टीवेशन ऑफ लैंड का पर्पस था उसका। लेकिन यानी पीपल के कम्यून्स यानी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाने लगे जिसमें कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड और कल्टीवेशन ऑफ लैंड पे जोर दिया जाने लगा। Then Mao wished to create socialist man having love for fatherland, people, labor, science, public property। ये सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया माओ ने और लोगों को उस तरह से तैयार करना शुरू किया। लोगों को कहा कि आपको सोशलिस्ट मैन बनना चाहिए, आपको अपने देश से, जैसे हम मदरलैंड कहते हैं वैसे वो चाइना को फादरलैंड कहते थे, उसके अपने देश के प्रति आपका जो डेडिकेशन है, देन अपने लोगों के प्रति यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, लेबर आपका जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको साइंस को आगे बढ़ाना पड़ेगा अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए, और हर चीज़ को पब्लिक प्रॉपर्टी को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। देन मास ऑर्गेनाइजेशन फॉर फार्मर्स एंड विमेंस एंड स्टूडेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड। इसका इम्पैक्ट क्या था ये माओ के इन सारी पॉलिसीज़ का, ग्रेटली फॉरवर्ड का? नॉट एवरी वन इन द पार्टी लाइक माओज मेथड, जिसमें दो लीडर्स का नाम आता है जो माओ के आइडिया को नहीं एक्सेप्ट कर पाते थे। वो थे डेंग जियाओपिंग एंड लियू शाओची। बोथ ऑफ देम ट्राइड टू मॉडिफाई कम्यून सिस्टम। स्टील वॉज प्रोड्यूस्ड इन बैकयार्ड वॉज of very low quality. It could not be used. It was unusable. And Deng Xiaoping and Liu Shaoqi, they urged for more attention to industrial development. तो ये चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस की माओ के आइडिया को थोड़ा उसके अगेंस्ट। यहाँ तक हमारा सेकेंड फेज था। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।